बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे हिंदी भाषा सेतु के अंतर्गत पाठ 14 पर निंदा। ये हिंदी गद्य की व्यंग विधा है। इसमें पाठ में लेखक ने अलग अलग घटनाओं के माध्यम से समाज में फैली निंदा की प्रवृत्ति को व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। लेखक का मानना है कि निंदा की प्रवृत्ति व्यक्ति के दैनिक जीवन में इस प्रकार से प्रवेश कर गई है कि इससे कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। कुछ व्यक्ति ने तो इसे अपने जीवन के अन्य कार्यकलापों की भांति आवश्यक बना लिया है। यह एक ऐसा अनकहा सत्य बन चुका है जो किसी भी दृष्टिकोण से लाभकारी तो नहीं है। इसी अप्रिय चलन को लेखक ने मनोरंजन ढंग से प्रस्तुत किया है कि पर निंदा, दूसरों की निंदा करना लोगों की किस प्रकार आदत बन गई है और ये किस प्रकार मनोरंजन का साधन है और एक तरह से इस पर निंदा में लोगों को किस प्रकार की आनंद, किस प्रकार का रस मिलता है, इसी पाठ में बताया गया है। आइए पाठ पढ़ते हैं। साहित्य शास्त्रियों ने रसों की संख्या 10 मानी है। समय बदल गया है, पुरानी मान्यताएं आउट ऑफ डेट होती जा रही हैं। एक साहित्य के विद्यार्थी से जब पूछा गया कि तुम्हें सबसे अच्छा कौन सा रस लगता है, उसने उत्तर दिया गन्ने का रस। अध्यापक महोदय साहित्य में इस नए रस का नाम सुनकर चुप हो गए। इसी प्रकार यदि मुझसे पूछा जाए कि मुझे कौन सा रस सर्वश्रेष्ठ लगता है तो मैं तो कहूँगा निंदा रस। सच पूछिए तो अपना तो ये हाल है कि चाय न मिले, भोजन न मिले, सोने को न मिले, कोई नुकसान नहीं, किंतु यदि दूसरे की निंदा करने का सुअवसर प्राप्त न हो तो हमारा जीवन वीरान हो जाए। यहाँ लेखक ये बताते हैं कि निंदा रस ऐसा रस है जो सभी रसों का राजा बन गया है। इसमें निंदा करने में लोगों को कितना आनंद और कितना रस मिलता है, यही बता रहे हैं कि महंगाई के इस ज़माने में यदि सबसे सस्ता एवं सरल मनोरंजन का कोई साधन बचा है तो वह है पर निंदा। इसके लिए न किसी ऑडिटोरियम की ज़रूरत है, न किन्हीं अन्य उपकरण की, न निमंत्रण पत्र छपवाने का झंझट, न सभा सोसाइटी बनाकर चुनाव करने की किल्लत, न मासिक चंदा। कम से कम एक श्रोता अवश्य होना चाहिए और आप निंदा रस का पूर्ण आनंद उठा सकते हैं। समय की इसमें कोई पाबंदी नहीं है। ताश के पत्ते भी नहीं तो आप ताश नहीं खेल सकते, कैरम बोर्ड नहीं तो आप कैरम नहीं खेल सकते। पर निंदा ऐसा खेल है, इसमें कोई बाधा नहीं, कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है। खेल में राजा और रंग का भेद नहीं माना जाता। पर निंदा के खेल को सभी खेल ही नहीं समझते सकते, खेलते हैं, सभी को अच्छा लगता है। पर निंदा मीठी रोटी है, पर निंदा मीठी रोटी है, जिधर से तोड़ो उधर से मीठी। सुनने वाला भी मग्न है, निंदक भी रस में लीन है। लेखक का कहना है कि पर निंदा इस प्रकार की मीठी रोटी है कि वो जिधर जहाँ से भी शुरू करें वो उसमें आनंद ही आनंद मिलती है। निंदा रस के उद्गम तथा विकास पर कोई शोध ग्रंथ मेरे देखने में तो नहीं आता। लेखक कहते हैं कि कब इसकी उत्पत्ति हुई, कब से इस विकास हुआ और कब यह इतना पॉपुलर यानी या इतना ख्याति प्राप्त कर ली, इसका कोई ग्रंथ तो सामने नहीं दिखता है। सुना है हाल ही में किसी विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य में निंदा रस शीर्षक से एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इस रूपरेखा में वैदिक काल से इसकी परंपरा का संकेत मिलता है। कबीरदास जी जो सैकड़ों वर्ष पुराने कवि हैं, संत थे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे भी किसी निंदक के सताए हुए थे, तभी तो उन्होंने लिखा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए, बिन पानी साबुत मिना निर्मल करे शुभाए, तिनका कबहू न निंदिए जो पायंतर होए, कबहू उड़ी आखिन परे पीर खनेरी होए। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि अपने निंदा करने वालों को अपने आंगन में अपने पास ही रखना चाहिए, उन्हें कुटी छवाकर अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वे हमारी कमियों को बता बता कर मेरे अंदर की जो कमियां हैं, मेरी बुराई करके मेरे अंदर की कमियों को दूर कर देते हैं। बिना साबुन और पानी के ही हमारे अंदर की कमियों को दूर कर मुझे स्वच्छ बना देते हैं।
दूसरा में है, कहते हैं तिनका कबहू न निंदिए जो पाए अंतर होए, यानी छोटे को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कभी एक तिनका भी जब उड़कर आँख में पड़ जाता है तो वो बहुत ही पीड़ा देने लगता है। कबीरदास जी ने तो महात्मा थे, यदि उनका सिद्धांत सब मानते तो निंदा पीछे पीछे न की जाती। सच पूछा जाए तो निंदा का आनंद परोक्ष में ही होता है, परोक्ष यानी पीछे से। कोई भी निंदक को सादर आमंत्रित करके यह नहीं चाहेगा कि निंदक द्वारा निंदा सुनकर वह अपने मन को निर्मल करे। कबीरदास जी तो तिनके की निंदा करने को भी बुरा समझते हैं, किंतु आजकल निंदा के क्षेत्र में नए क्षितिज छुए जा रहे हैं। निंदा करने में लोग अपनी डैडी जी को भी तो नहीं छोड़ते, गुरु जी तो इनकी किसी भी गिनती में नहीं है। एक विद्यार्थी से जब परीक्षा में फेल हो जाने का कारण पूछा गया तो वह बोला, हम तो अपने डैडी की लापरवाही के कारण फेल हो गए हैं। हमने पूछा, सो कैसे? तो उन्होंने बताया कि हम तो परीक्षा दे आए, बाद में डैडी को परीक्षकों के पास जाकर हमारे अंक को बढ़वाने थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, इसी का नतीजा होगा कि मैं फेल हो गया। जिम्मेदार डैडी हुए ना। हम उनकी मुंह की तरफ देखते रह गए कि क्या डैडी हैं और क्या बच्चे। एक घर में एक और घटना बताते हैं लेखक कि एक घर में सास दिन भर के लिए कहीं चली गई थी। किसी पड़ोसिन को उस घर से कुछ लेना था। सास कभी किसी को कुछ दिया नहीं करती थी। पड़ोसिन चतुर थी, उसने सास की निंदा करना प्रारंभ किया। बहू ऐसी रसमग्न हो गई उनकी अपनी सास की निंदा सुनकर कि उन्हें चीज़ ही नहीं दी, बल्कि अपनी ओर से अनेक उपहार भी दिए, और शाम तक कुछ भी बिना खाए पिए उन पड़ोसी से सास की बुराई सुनती रही। हमारे पड़ोसी भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अगला बताते हैं लेखक कि मेरे पड़ोसी जो हैं वो भी बहुत मज़ेदार व्यक्ति हैं और जिम्मेदार भी हैं। उन्हें आप सदैव पर निंदा में लीन पाएंगे। तो अपने पड़ोसी के विषय में कहते हैं कि उनको हम जब भी देखते हैं वो दूसरों की निंदा में ही लगे रहते हैं। यदि पर निंदा में कोई विश्व प्रतियोगिता होती तो वे कई पुरस्कार प्राप्त कर चुके होते। किसी की प्रशंसा सुनना वे पाप समझते हैं। आप किसी भी की भी तारीफ करें, वे तुरंत कहेंगे, अजी आज वो 4 पैसे हो गए। बाबूजी पर भूखे मरते थे। कई बार तो इनकी माँ हमारे घर आटा मांग कर ले गई थी। इनकी बहन की बारात में तो बड़ी फर्जियत हो गई थी। अगर हमारे डैडी उन्हें रुपए उधार ना दिए होते, ऐसा ऐसा करके मतलब कहीं ना कहीं से उनकी कमियां या बुराइयां खोज लेते हैं और सबके सामने पेश करते हैं। एक दिन मैं और वे कवि सम्मेलन में गए। उन्होंने कई कवियों के मुंह पर उनकी प्रशंसा की। लौटने में उन्होंने सभी कवियों का अभिनंदन करना शुरू किया। उनकी दृष्टि में कोई बनता बहुत था। कवियों का प्रशंसा कर रहे हैं, कोई बहुत बन रहा था। किसी की आवाज़ रेंगने जैसी थी, किसी की सूरत पर 12 बज रहे थे, किसी ने किसी दूसरे कवि के भाव का अपहरण किया था, यानी चुराया था। बहरहाल उन्होंने जमकर सभी कवियों की निंदा की। मैं अनुभव कर रहा था कि जिस समय वे निंदा करने में मग्न थे, उन्हें ऐसा आनंद आ रहा था मानो बड़ी रकम की लॉटरी उनके पास मिल गई हो। एक और घटना बताते हैं कि उनकी बैठक एक प्रकार से पर निंदा भवन थी। वहाँ शाम को अन्य निवेदक भी वहाँ पधारते थे। एक संगीत समारोह के संयोजक उनकी बैठक में आए। मैं भी उस दिन वहीं था। वे संयोजक से बोले, भाई इस संसार में संयोजक दुर्लभ है। दुर्लभ माने कठिन है, संयोजक माने जो जोड़ने वाला, लोगों को इकट्ठा करने वाला बहुत कम लोग आज मिलते हैं, क्योंकि आज के समय किसी के पास नहीं है, सब अपने में ही व्यस्त हैं। लेकिन धन्य है आप जो दूसरों के मनोरंजन के लिए ऐसा करते हैं। आज जबकि व्यक्ति अपने में ही सिमटता चला जा रहा है, आप एक अपवाद स्वरूप ही कहे जाएंगे। अपवाद यानी कि सामान्य नियम से अलग। मैं अवश्य हाजिर हूँगा, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइएगा। उन्हें चाय पिलाई। जो ही उन्हें चाय पिलाई, जो ही बैठक में से बाहर निकले, फिर क्या था कहने लगे,
धंधा बना रखा है लोगों ने। ये संगीत के नाम पर सारे गम भी नहीं जानते, लेकिन चल दिए संजोग बनकर। न कभी चंदे का हिसाब देते हैं। अजी उन्होंने तो इन कर्मों से अपनी हैसियत बनाई है। मैंने उनको टोका भी। भाई साहब, उनके सामने तो आप उनकी इतनी तारीफ कर रहे थे और उनके जाते ही उन पर पिल पड़े। उन्होंने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया, यार बुराई करने का मजा ही तो पीठ पीछे है। सामने तो मूर्ख कहते हैं और हमारे कहने से क्या होता है। लोग मौज उड़ाएं और हम जबान से भी न कहें। मैंने ये अनुभव किया है कि वे जब किसी की निंदा करते हैं तो तटस्थ भाव से करते हैं। तटस्थ मतलब किसी पक्ष में नहीं। उनका नियत किसी की बुराई करने का या बुरा करने का नहीं होता है। जिनकी वे बुराई कर रहे हैं वे उनसे नाराज नहीं हो। उनकी तो बुराई करने की आदत पड़ गई है। वे बुराई के लिए बुराई करते हैं। किसी का दिल दुखाना उनका उद्देश्य नहीं रहता है। कई बार वे अपनी इन आदत के कारण परेशानी में पड़ चुके हैं। अपने पड़ोस में रहने वाली एक पौड़ बुआ जी के बारे में उन्होंने ऐसे ही कुछ कह दिया। वे घर पर चढ़ आई और लगी उनको धमकाने। काफ़ी आदमी भी जुट गए थे। जिनसे उन्होंने बुआ जी की बुराई की थी वह भी साक्षी के रूप में वहाँ आ पहुँचे। भाईजान रंगे हाथों पकड़े गए। बचते तो कैसे बचते। बड़ी मुश्किल से लोगों ने माफ़ी मंगवा कर उनका पिंड छुड़वाया। कुछ दिन तक तो वो सावधानी बरते, यानी कि निंदा से दूर रहे। लेकिन फिर क्या, आदत से लाचार फिर वही रफ्तार पकड़ लिए। एक बार तो ऐसा हुआ कि वे सार्वजनिक रूप से अपनी सास की ही निंदा कर रहे थे। वे इनसे कितनी बेगार करवाती हैं, उनका कैसा चिड़चिड़ा स्वभाव है, वे कैसी लोभीन हैं, आदि आदि। किसी ने सही कहा है कि दीवारों के भी कान होते हैं। बैठक में सभी प्रकार के लोग जमते हैं। किसी ने जाकर उनकी श्रीमती जी से जाकर बता दिया कि आपके पति देव जी आपकी माता जी की तरह तरह से बुराइयां कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं। सुबह सुबह मेरे घर आए और परेशानी की हालत में बोले, भाई क्या बताऊं, मैंने ऐसी बुरी बात पड़ गई है कि मैंने मजाक मजाक में अपनी सास जी के बारे में कुछ कहा दिया था। किसी ने भिड़ाने वाले ने जाकर उनसे मेरी पत्नी से नमक मिर्च लगाकर भिड़ा दिया। श्रीमती जी से कह दिया और कल दिन भर घर में खाना नहीं बना और शाम को उन्होंने सब सामान भी पैक कर लिया है और मायके जाने की तैयारी में है। भाई तुम ही चलो, कुछ हो सके तो इस मामले को समाप्त कराओ। मैंने कहा, यार आज पहली बार है, क्यों नहीं आप अपनी जबान पर काबू रखते हो। मन बहलाने का कोई और भी साधन ढूंढ सकते हो क्या। दूसरे की निंदा करने के अतिरिक्त तुम्हारा मनोरंजन के और किसी साधन नहीं हो सकता है। भाई मर्द का कोई मामला होता तो मैं ज़रूर चलता, लेकिन मियाँ बीवी के झगड़े में मैं नहीं पड़ना चाहता। इतने बाल मेरे सिर में नहीं हैं। बहुत मिन्नत करने पर मैं उनके पास साथ चला। बहुत मिन्नतें की तो मैं उनके साथ चल पड़ा। बताते हैं लेखक, श्रीमती जी के चेहरे पर ऐसी लाली थी जैसे कि जेठ की मास की दोपहर में सूर्य की होती है, यानी वो एकदम गरम लाल तमतमाई हुई थी। मैंने कहा, भाभी जी नमस्ते। उन्होंने बहुत ही औपचारिक रूप से नमस्ते कहा। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। समझ में नहीं आता था कि बातचीत किस ढंग से शुरू की जाए। खैर साहब, किसी तरह मैंने साहस करके बातचीत प्रारंभ की। वे तो भरी हुई बैठी थी, उबल पड़ी, गुस्से से बोलने लगी। आखिर बूढ़े होने की आस। अब तक तो घर वालों की ही निंदा किया करते थे, अब तक तो बाहर वालों की ही निंदा किया करते थे, लेकिन अब घर वालों का भी नंबर आ गया है। क्यों कोई अपने माँ बाप की बुराई सुनेगा, और वह भी बिना किसी कारण के। भाई साहब, नित्य ही निंदा करने के कारण इनकी दुर्गति होती है और ये है कि इस आदत को नहीं छोड़ते। अब तो पड़ोसियों ने बोलचाल भी बंद कर रखी है। जिसकी देखो बुराई। मेरे बहुत समझाने बुझाने पर उनका गुस्सा उतरा। उन्होंने श्रीमती जी के सामने प्रतिज्ञा की कि मैं किसी की निंदा अब नहीं करेंगे, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे अतिशीघ्र किसी की निंदा करेंगे, क्योंकि वे निंदा को ही रसराज मानते हैं, रसों का राजा। यानी इस पाठ से बच्चों ये सीख मिलता है कि निंदा रस, निंदा में तो आनंद मिलता है, किसी की बुराई करना में बुरा आनंद तो मिलता है, लेकिन ये आनंद क्षणिक आनंद है और ये हमारे चरित्र को, हमारे विचार को बुरा बना देता है। इसलिए परनिंदा, दूसरों की बुराई कभी नहीं करनी चाहिए और अपने विचार अच्छे रखनी चाहिए। तो बच्चों, ये तो परनिंदा पाठ आशा है आप लोग को समझ में आया होगा।
धन्यवाद।